हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीसीएल के द्वारा जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का अभी कुछ दिन पहले रिज़ल्ट आया है उसके आगे के प्रोसेस के बारे में। देखिए, इसके संबंध में मैंने पीछे भी 2-3 वीडियोस बनाए हैं जो आप लोगों ने देखे हैं, उनको लाइक्स भी करा है। तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है बॉन्ड मनी। बॉन्ड मनी के बारे में बहुत सारे लोगों ने सवाल करे थे कि बॉन्ड मनी क्या है, कितने रुपए जमा होंगे, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, अगर हम अदर स्टेट के हैं तो क्या प्रोसेस रहेगा। तो इसके लिए जो पावर कॉरपोरेशन का ही एक नोटिफिकेशन है जिस ऑर्डर के तहत ये बॉन्ड मनी लागू करी गई थी यूपीपीसीएल में, और सभी कैडर के लिए करी गई थी, क्योंकि पहले ये सभी कैडर के लिए नहीं थी। पहले ये एसडीओ लेवल से ऊपर होती थी, ठीक है, टेक्निकल पे। लेकिन अब ये सभी कैडर पे लागू कर दी गई है। जो भी अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आते हैं तो उनके बारे में सभी कैडर पे लागू कर दी गई थी। इसके अलावा जो है बॉन्ड मनी के अलावा भी मैं असिस्टेंट अकाउंट से संबंधित आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, जैसे इनको कितनी लीव मिलती हैं, मेडिकल लीव कितनी है, इंक्रीमेंट कब लगता है, कितने परसेंट का लगता है, और मेडिकल फैसिलिटी किस प्रकार की है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। जब आप जॉब पे जाएंगे तो उससे पहले ही आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी, ठीक है। आप अवेयर होंगे अपनी जॉब के बारे में बहुत अच्छे से। तो इसको एक बार देख लेते हैं बॉन्ड मनी को। इसका मैं हर चीज़ आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि क्या है इसके अंदर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैंने आपको पहले भी बता दिया था। देखिए, यहाँ पर इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा उसकी सहयोगी वितरण कंपनियों के समस्त सेवा संवर्गों में सीधी भर्ती के माध्यम से प्रथम नियुक्ति के पद पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित सेवा शर्तों में बॉन्ड मनी जमा कराने के रूप में सेवा अनुबंध पत्र निष्पादित किए जाने का अतिरिक्त प्रावधान सम्मिलित किया गया है। सेवा अनुबंध पत्र निष्पादित करा जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई पैसा जमा करना है। पैसा जमा करने की नौबत उन लोगों को आएगी जो यूपी के निवासी नहीं है, अदर स्टेट के हैं, ठीक है। जो यूपी के निवासी हैं उनको जो है पैसा नहीं जमा करना, उनको एक अनुबंध पत्र बनवाना है, एक एग्रीमेंट बनाना है, ठीक है, कि आप 75,000 रुपये देंगे अगर आप मान लीजिए जॉब छोड़ के चले गए 3 साल से पहले। आगे इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उपरोक्त सेवा अनुबंध पत्र प्रारूप एवं निर्देश, प्रारूप आगे अभी मैं दिखाऊंगा, निर्देश भी दे रखे हैं। समस्त सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त होने वाले कार्मिकों से उनकी प्रथम नियुक्ति के अवसर पर लिखित रूप में निष्पादित किया जाएगा, ठीक है। लिखित रूप में होगा, रिटर्न में होगा। जो दरें हैं वो इस तरह से दे रखी हैं। इसमें आपके लिए 3,000 ग्रेड पे की जो दरें हैं, क्योंकि आपका जो बेसिक है वो 29,700 है, तो यहाँ पे 75,000 रुपये वाले कॉलम में ये आपका आएगा, ठीक है। 75,000 रुपये वाला ये जो कॉलम है इसमें आपका आएगा लेवल 5 का। बाकी आप छोड़ दीजिए, सब लेवल अलग अलग हैं। इतने लेवल पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है तो उनके बारे में दे रखा है। आगे इन्होंने कहा है कि सीधी भर्ती के प्रारंभिक पद पर चयन उपरांत संबंधित कार्मिक को 1 माह अवधि का आधारभूत प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर लखनऊ द्वारा दिया जाएगा एवं तत्पश्चात 11 माह की अवधि तक संबंधित कार्मिक को ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रशिक्षण पर माना जाएगा। देखिए, कहा गया है कि 1 माह की ट्रेनिंग कराई जाएगी ईटीआई लखनऊ में, और 11 माह की ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, मतलब उसको जॉब पर भेज दिया जाएगा और उसके शुरू के वो 11 महीने ट्रेनिंग के माने जाएंगे। कुछ लोगों ने क्वेश्चन करा था कि क्या ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी मिलेगी? फुल सैलरी मिलेगी, कोई किसी तरह का डिडक्शन नहीं होगा। मतलब डिडक्शन मतलब कि हाफ मिलनी है, 60% मिलनी है, वो कुछ नहीं होगा। बाकी जो आपका एक फ़ंड का पैसा कटता है, सीपीएफ का कटना है, वो तो आपका कटेगा। 10% होता है जो डीए प्लस बेसिक पे का, ठीक है, वो आपका डिडक्शन होगा। आगे अब 1 माह की ट्रेनिंग होगी नहीं होगी, प्रैक्टिकली होती नहीं है। अब आप लोगों की हो जाए तो अलग बात है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि नीड इन लोगों को किस तरह की रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा है तो बिना ट्रेनिंग के भी ये लोग करवा देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट जॉब पे। इस प्रकार उपरोक्त ग्रेड वेतन के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्त कार्मिकों को विद्युत प्रशिक्षण संस्थान सरोजनी नगर लखनऊ द्वारा प्रदत्त 1 माह का आधारभूत प्रशिक्षण एवं 11 माह की ऑन जॉब प्रशिक्षण की अवधि कुल 12 माह के अतिरिक्त अग्रतर 2 वर्ष की सेवा सहित अर्थात 3 वर्ष से पूर्व कॉरपोरेशन की सेवाएं छोड़ने की दशा में उन्हें उपरोक्त निष्पादित सेवानुबंध पत्र के अनुसार निर्धारित बॉन्ड मनी एवं जीएसटी कॉरपोरेशन में जमा करनी होगी। कहने का मतलब यह है कि जैसे 75,000 रुपये है लिखित रूप में आपने बॉन्ड भरा और आप उसमें आपने कहा कि अगर मैं 3 साल से पहले जॉब छोड़कर गया तो मैं 75,000 रुपये जमा करके जाऊँगा, उस पर जीएसटी अलग से होगी, ध्यान रखिएगा, 75,000 रुपये, ठीक है। आगे इन्होंने इसमें 2 पॉइंटों में ये कहा है कि मान लीजिए अगर आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस की परीक्षा में शामिल होते हैं और उसमें सिलेक्शन हो जाता है, चाहे सर्विस में आने के बाद, सर्विस में आने से पहले,
3 साल के अंदर, तब आपसे ये जो बॉन्ड मनी भरवाई जाएगी, इस पर ये नियम आप पर लागू नहीं होगा, फिर आप जॉब छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे इसको देख लेते हैं कि क्या है सेवा अनुबंध पत्र, ये किस तरह से बनेगा। देखिए, इस नियुक्ति हेतु आप एवं आपके प्रतिभू जो प्रचुर साधनों से युक्त हों, आपके पिता अथवा निकट संबंधी भी हो सकते हैं, को ₹100 मूल्य के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रशिक्षण पूर्ण करने एवं प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत न्यूनतम 3 वर्षों तक कॉरपोरेशन की सेवा में रहने का सेवा अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा। प्रशिक्षण अवधि में अथवा प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत 3 वर्षों की सेवा अवधि में कॉरपोरेशन की सेवा छोड़ने की दशा में आप एवं आपके प्रतिभू संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से बॉन्ड मनी जो कि 75,000 है आपके मामले में, प्लस जीएसटी लागू दर से, जीएसटी लगभग 18% है, भी आगे देखिएगा, कि धनराशि कॉरपोरेशन को अदा करेंगे। आपके प्रतिभू के पक्ष में राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के स्तर से कम ना हो, उससे प्राप्त हैसियत प्रमाण पत्र भी आपको निष्पादित बंद पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करने के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। एक ₹100 का जुडिशियल स्टाम्प पेपर होगा, उस पर एक तरह से एफिडेविट बनेगा जिसमें आप और आपका गारंटर आपके पिता हो सकते हैं या फिर आपका कोई भी संबंधी हो सकता है, जिसकी इतनी हैसियत हो कि अगर आप जॉब छोड़ के जाते हैं तो वो 75,000 रुपये जमा कर सके, इतनी हैसियत होनी चाहिए। और इस चीज़ का उसको हैसियत प्रमाण पत्र बनाना होगा। और ये हैसियत प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा? एक राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार स्तर से कम का नहीं होगा। कहने का मतलब है ये हैसियत प्रमाण पत्र तहसील से ही बनवाना होगा। ठीक है, ये तहसील से ही आप बनवा के लाएंगे राजस्व प्रमाण पत्र, उसके बाद ही ये आप पे लागू होगा। ठीक है, आगे इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में प्रदेश के बाहर के नवनियुक्त। अब बहुत सारे लोग होंगे जिनके माइंड में आएगा कि मान लीजिए अगर हम अदर स्टेट के हैं, क्योंकि भाई अगर आप इस स्टेट के हो तो आपका तहसीलदार बना देगा आपका हैसियत प्रमाण पत्र की। ठीक है, क्योंकि आपके पास उसी स्टेट के अंदर कोई ना कोई संपत्ति होगी, उस संपत्ति के आधार पर बना देगा कि यहाँ पे फलाने के पास इतने लाख रुपए की संपत्ति है तो 75,000 रुपये तो ये दे ही देगा, इसकी इतनी हैसियत है। पर अगर आपकी उस स्टेट में संपत्ति है ही नहीं, जिस स्टेट में आप फॉर्म भरा, मतलब यूपी में, और अगर आप बाहर के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, दिल्ली के हैं, उत्तराखंड के हैं, तब क्या होगा? तब इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में प्रदेश के बाहर के नवनियुक्त का बॉन्ड मनी रुपये वही 75,000 प्लस जीएसटी लागू दर की धनराशि हेतु प्रतिभू उत्तर प्रदेश राज्य में उपलब्ध ना होने की स्थिति में आ रही कठिनाइयों के, मतलब उसके बाहर की जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के बाहर के, क्योंकि उनके खुद की प्रतिभू कोई मतलब है ही नहीं उनके पास। अब ये उन पे भी लागू होगा जिनके पास कोई गारंटर नहीं है। मान लीजिए किसी के पास ऐसा है ही नहीं कि उनके माँ बाप हों या फिर उनका कोई ब्लड रिलेशन में है जो कि उनका गारंटर बन सके कि हाँ अगर ये जॉब छोड़ के जाएगा तो 75,000 रुपये हम दे सकते हैं, तब उस स्थिति में भी ये माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी नहीं है तो वह एक नोटराइज्ड एफिडेविट नोटरी द्वारा प्रदत्त शपथ पत्र इस आशय से प्रस्तुत कर दे कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभू बनाए जा सकने वाला उसका कोई परिचित नहीं है। मतलब पहली बात तो ये वो घोषणा करेगा कि उत्तर प्रदेश में कोई गारंटर बना ही नहीं सकता, ऐसा कोई जानने वाला है ही नहीं। दूसरी बात, यदि किसी स्थिति में जब किसी अभ्यर्थी का कोई प्रतिभू नहीं बन पा रहा है, कोई गारंटर नहीं बन पा रहा, मान लीजिए कोई नहीं बन पा रहा उसका, या हैसियत प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया, अब उसे या हैसियत प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया, गारंटर तो मिल गया पर उसकी इतनी संपत्ति है ही नहीं कि वो गारंटर बना, मतलब वो हैसियत प्रमाण पत्र जारी कर सके। मान लीजिए कोई गरीब परिवार से आता है, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मकान दुकान कुछ नहीं है, साइकिल नहीं है, ठीक है, मोटरसाइकिल नहीं है किसी तरह की, 75,000 रुपये का हैसियत प्रमाण पत्र तहसीलदार जारी कर ही नहीं रहा है, तो उस स्थिति में क्या करेगा? तो अभ्यर्थी को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बॉन्ड मनी एवं जीएसटी लागू दर से वर्तमान में 18% को सम्मिलित करते हुए सावधि जमा पत्र, मतलब फिक्स डिपॉजिट करानी पड़ेगी पावर कॉरपोरेशन के पक्ष में। कितने रुपए की? 75,000 प्लस वर्तमान में कितनी है? 18% जीएसटी। भविष्य में ये बदल सकती है, जब अगर मान लीजिए कोई जॉब छोड़ के जाता है और उस समय अगर कोई और जीएसटी राशि होगी तो ये लगा सकते हैं, इन्होंने ये क्लियर नहीं करा, पर अभी ये वर्तमान में 18% है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में बनवाकर प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत 3 वर्षों की सेवा अवधि अर्थात कुल 4 वर्षों की अवधि के लिए कॉरपोरेशन में बंधक रखनी पड़ेगी। उसके बाद हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। समझ गए? मतलब अगर कोई अपना हैसियत प्रमाण पत्र नहीं बनवा पा रहा है या उसका कोई गारंटर नहीं है तो उसको 75,000 रुपये प्लस 18% जीएसटी की दर से यूपी पावर कॉरपोरेशन के पक्ष में एक किसी भी नेशनलाइज बैंक में जाके, सरकारी बैंक में जाके मान लीजिए, उसको क्या कहना है, एक एफडी करानी पड़ेगी, ठीक है ना, विभाग के पक्ष में, और वो टोटल 4 वर्षों के लिए रहेगी। अब जिन्होंने हैसियत प्रमाण पत्र बना लिया उनके लिए वो सिर्फ 3 वर्ष है, उन्हें कोई पैसा जमा नहीं करना, उन्हें तो सिर्फ एक बनवाना है प्रमाण पत्र। लेकिन जिनके पास कोई गारंटर है ही नहीं, उन्हें 75,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे प्लस 18%,
किसके पक्ष में? पावर कॉरपोरेशन के पक्ष में। अब इन्होंने क्या कहा है, इसमें बंध पत्र निष्पादन किए जाने हेतु निर्देश दिए हैं। बंध पत्र ₹100 के स्टाम्प पेपर पर टंकित किया जाना चाहिए। यदि ₹100 के स्टाम्प पेपर एक पन्ने में उपलब्ध ना हो तो ऐसी दशा में 2 या 3 जो कम मूल्य के हों परंतु उनके मूल्य का कुल योग ₹100 हो प्रयोग में लाए जा सकते हैं। ठीक है, ₹100 के स्टाम्प पेपर पे हो, एक से ज़्यादा पेज पे आएगा तो ऐसा कर सकते हैं 50-50 के 2 पेज बना लिए, 3 में आ रहा तो एक 50 का बना लिया, 2 25-25 के बना लिए, 4 में आ रहा तो एक 50 का बना लिया, 2 20-20 के बना लिए। ठीक है, और एक उसका बना लिया ₹10 का। ठीक है, और प्रतिभू मतलब यहाँ जो अभ्यर्थी है उसका नाम आएगा। अभ्यर्थी और प्रतिभू दोनों को कोरे पन्ने सीट सहित यदि कोई हो बंध पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेंगे। मतलब जो कैंडिडेट है वो और जो उसका गारंटर बनेगा वो हर पेज पे अपने साइन करेगा। ध्यान रखिएगा जब ये बनवाएं इस चीज़ को। बंध पत्र पर किसी प्रकार की कोई काट छाट ना हो, किसी तरह का कोई परिवर्तन ना हो, पुनर्लेखन मतलब ओवर राइटिंग ना हो इत्यादि होने पर प्रत्येक ऐसे स्थान पर एवं प्रतिभू को संक्षिप्त हस्ताक्षर करने होंगे। मतलब अगर कहीं भी काट छाट है, कोई चेंजेस करा गया है, ओवर राइटिंग करा गया है तो गारंटर प्लस कैंडिडेट दोनों साइन करेंगे उस जगह पर। प्रतिभू एवं साक्षियों का पूरा नाम लिखा हो, उनका पता लिखा हो और उनके पद का नाम लिखा हो और उनके हस्ताक्षर उसके नीचे होने चाहिए। वह दिनांक जब बंध पत्र मजिस्ट्रेट के सम्मुख मूलतः निष्पादित किया गया था नहीं बदला जाना चाहिए। मतलब जिस डेट में वो बंध पत्र निष्पादित करा जा रहा है वो कभी भी बदला नहीं जाना चाहिए। वो डेट निष्पादन के पश्चात बंध पत्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो दूसरे बंध पत्र का निष्पादन आवश्यक होगा और इस पर आने वाला जो खर्चा होगा वो भी स्वयं को ही वहन करना होगा। किसको? कैंडिडेट को। बंध पत्र का निष्पादन किसी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सम्मुख किया जाना चाहिए। मतलब जो बंध पत्र बनवाया जाएगा बॉन्ड मनी के लिए ये कोई प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट हो, इसलिए ध्यान रखिएगा किसी भी यारे गारे के सामने मत बनवा लिएगा। एवं प्रतिभू द्वारा मतलब कैंडिडेट एवं प्रतिभू द्वारा प्रत्येक पन्ने पर किए गए हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायालय की मोहर सहित सत्यापित किए जाने चाहिए। न्यायालय की मोहरों और मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षरों प्रत्येक पन्ने पे जिस भी वकील से बनवाए उसको बता दीजिएगा, नियम पढ़वा दीजिएगा ये सारे। तथा प्रतिभू द्वारा कैंडिडेट तथा प्रतिभू द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि तथा मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित करने की तिथि एक ही होनी चाहिए। मतलब जो आप साइन करेंगे और उस पर जो तारीख डालेंगे और जो वो डालेगा साइन और क्या नाम है मजिस्ट्रेट साहब डालेंगे उनकी एक ही तारीख होनी चाहिए। प्रतिभू उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। सीधी सी बात है। गारंटर जो है जो भी गारंटर होगा वो ये नहीं कि बाहर का हो। कोई ऐसा व्यक्ति गारंटर नहीं बन सकता कि राजस्थान का निवासी उसे गारंटर बना देंगे, यूपी का हो। तथा उसे कम से कम रुपये 75,000 मतलब यहाँ 75,000 आएगा आपका 75,000 के ऋण चुकाने में समर्थ होना चाहिए कि इतने रुपये का कर्जा चुका सकता है वो 75,000 रुपये का। तथा इसके प्रमाण पत्र हेतु बंध पत्र के साथ किसी राजस्व अधिकारी से प्राप्त ऋण शोधन क्षमता प्राप्त पत्र जो तहसीलदार के स्तर के अधिकारी से निम्न का ना हो संलग्न किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र भी लगेगा, ऋण शोधन क्षमता प्रमाण पत्र जो तहसीलदार जारी करेगा। यदि किसी स्थिति में जब किसी अभ्यर्थी का कोई प्रतिभूति नहीं बन पा रहा है या हैसियत प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया तो अभ्यर्थी को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बॉन्ड मनी 75,000 एवं जीएसटी लागू दर से वर्तमान में 18% को सम्मिलित करते हुए कुल लगा लीजिएगा 75% का 18%, फिर दोनों को जोड़ के यहाँ लिख लीजिएगा कि सावधि जमा पत्र फिक्स डिपॉजिट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में बनवाकर प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत 3 वर्षों की सेवा अवधि अर्थात कुल 4 वर्षों की अवधि के लिए कॉरपोरेशन में बंधक रखनी पड़ेगी। के बाद हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। ये वही बात है जो मैंने पीछे बताई थी। अब बंध पत्र बनेगा कैसे, क्या उसकी लैंग्वेज होगी, ये नहीं कि कोई भी अपनी तरफ से बना दे कि लाओ जी मैं बना दूंगा। ये लैंग्वेज रहेगी, देख लीजिए कि क्या है। इस अभिलेख द्वारा सब लोगों को विदित है कि श्री मतलब कौन, जो कैंडिडेट है उसका नाम, पुत्र पुत्र श्री कौन, जो उनके पिताजी का नाम है, अस्थाई जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के नियुक्ति पत्र संख्या जो आएगा आपका लेटर नंबर, दिनांक में वर्णित शर्तों के अधीन सेवा कर रहे हैं। एतत् पश्चात क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट एवं श्री, अब यहाँ उनका नाम है जो गारंटर बनेंगे, फिर उनके पिताजी का नाम निवासी है एवं प्रतिभू कहलाएंगे। एतत् द्वारा आबद्ध होते हैं कि जिनमें उनके उत्तराधिकारी निष्पादक वैधानिक प्रतिनिधि में उत्तरवर्ती संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तत्पश्चात कॉर्पोरेशन कहलाएंगे। मांगे जाने पर रुपये 75,000 यहाँ आएगा प्लस जीएसटी लागू दर से देने के बंध पत्र होंगे। दिनांक आ जाएगी मास वर्ष, हस्ताक्षर कर्मी के हस्ताक्षर, प्रतिभू के हस्ताक्षर। आगे लिखवाना है यथा कॉर्पोरेशन ने का नियुक्ति परत में वर्णित शर्तों के अनुसार स्थायी के रूप में नियुक्त किया है। स्थायी जो भी नाम यहाँ असिस्टेंट अकाउंटेंट आएगा। एवं यथा कॉर्पोरेशन को यह आश्वस्त करने से आश्चर्य कि यहाँ कैंडिडेट का नाम स्वयं अपनी ओर से कॉर्पोरेशन की सेवाओं को प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात उसके नियमित संवर्ग मतलब यहाँ कैडर का नाम आएगा के रूप में नियुक्ति के दिनांक से 3 वर्ष पश्चात तक नहीं छोड़ेगा।
फिर यहाँ कैंडिडेट का नाम आएगा, यह प्रमाण पत्र निष्पादित करता है। अतः उपरोक्त लिखित बाध्यता की शर्त है कि यदि यहाँ कैंडिडेट का नाम अपने प्रशिक्षण के दौरान एवं तत्पश्चात उसके नियमित संवर्ग में, मतलब यहाँ कैडर का नाम के रूप में नियुक्ति के दिनांक से 3 वर्ष पश्चात तक कॉर्पोरेशन की सेवाओं के साथ को किसी भी समय कॉर्पोरेशन की पूर्व अनुमति लिए बिना छोड़ेगा अथवा त्यागपत्र देगा, तब उस दशा में यहाँ कैंडिडेट का नाम और अथवा प्रतिभूति कॉर्पोरेशन के मांगे जाने पर बंद पत्र में वर्णित धनराशि का विलंब भुगतान करेंगे तथा उसके यहाँ कैंडिडेट का नाम अथवा प्रतिभूति द्वारा उपरोक्त धनराशि के मांगे जाने पर भुगतान करने के उपरोक्त बाध्यता प्रभावी नहीं होगी, अन्यथा यह पूर्ण रूपेण प्रभावी रहेगा। यह सदा प्रतिबंध होगा कि यदि कॉर्पोरेशन की सेवा कैंडिडेट का नाम समाप्ति उपरोक्त वर्णित नियुक्ति पत्र की शर्तों के अनुसार कर देता है तो यह बंद पत्र निष्प्रभावी समझा जाएगा। अब यहाँ नाम आ जाएगा अभियंता प्रतिभु, यहाँ व्यक्ति का नाम आएगा ऊपर, नीचे प्रतिभु का नाम, यहाँ 2 साक्षी होंगे। तो इस प्रकार से ये आपको करना है, ठीक है ना। गारंटर अपना बना के बॉन्ड मनी जमा करनी है। इस बॉन्ड मनी के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी इससे संबंधित अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है, रिप्लाई कर सकते हैं। अब आगे हम देख लेते हैं जिस बारे में मैं आपको बता रहा था कि और हम क्या चीज़ है आज देखने वाले हैं। आज हम देखेंगे, देखिए व्हाट इज़ बॉन्ड मनी देख लिया, अबाउट योर बॉन्ड मनी देख लिया, वर्किंग डेज देख लेते हैं, वर्किंग टाइम देख लेते हैं, हॉलीडेज देख लेते हैं, मेडिकल फैसिलिटी और ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या कहती है, क्योंकि कुछ बच्चों ने ट्रांसफ़र पॉलिसी के बारे में भी सवाल जवाब हमसे करे थे, ठीक है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर एक हमने ये बनाया है MS वर्ड की फ़ाइल, इसको देख लेते हैं। इसमें हर चीज़ आपको बताई जाएगी आपकी छुट्टियों से संबंधित कि कितनी आपको छुट्टियां मिलती हैं, क्या मिलती हैं। देखिए वर्किंग डेज़ अगर आपकी बात करी जाए तो मंडे टू सैटरडे ऑफिस खुलता है, संडे की छुट्टी रहेगी, सभी सैटरडे की छुट्टी मिलती है और जो पब्लिक हॉलीडेज़ यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इशू करे जाते हैं उन पे भी आपको मिलती है। लेकिन देखिए प्रैक्टिकली सारे छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं क्योंकि इस टाइम वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, स्टाफ थोड़ा कम है और एक तरह से रेवोल्यूशन के दौर से गुजर रहा है ये डिपार्टमेंट। नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, नई नई टेक्निक आ रही हैं, ठीक है। तो नए जो बैच आ रहा है UPPCL में असिस्टेंट अकाउंटेंट का, इससे बहुत उम्मीद है इस डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो नए लोगों से तो खास करके वैसे ही बहुत उम्मीद है क्योंकि नए लोग टेक्नोलॉजी से अवेयर होते हैं। तो छुट्टियाँ आपकी छुट्टियों पर कट लग सकता है अच्छा खासा। मान लीजिए किसी संडे पर आपको बुला लिया जाए। वर्किंग टाइम की बात करी जाए तो 10 to 5 ऑफिशियली है पर फ्लेक्सिबल है, 10 आते हैं पर जाना 5 बजे होगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसमें ये समझ लीजिए कि 5 बजे के तो बाद ही आपको जाना होगा। नॉर्मली 7 साढ़े 7 चल रहा है आजकल, ठीक है। और ख़ास करके जब आप हेडक्वार्टर में बैठे हो तो स्पेशली 7:30 8 भी बज सकते हैं वर्क टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। 10 से 5 ऑफिशियली है, अनऑफिशियली फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा कि बाद में ही जाना हो रहा है ना। ऐसी छुट्टियों का है, मान लीजिए सेकंड सैटरडे की छुट्टी है तो वो कैंसिल हो सकती है। अब आपके पास खुद ही इतना टाइम काम होगा कि आप सोचेंगे कि चलो चले ही जाते हैं ऑफिस क्योंकि अपना काम करना है। और कुछ पब्लिक हॉलीडेज़ होते हैं उन पे भी आपकी छुट्टी कैंसिल हो सकती है। तो ये चलता रहता है इसमें, ठीक है। कभी आप इंटेंशनली करते हैं, कभी आपको बाय फोर्स करना पड़ता है। लीव की बात करें तो एक कैजुअल लीव होती है, साल की 14 मिलती हैं। पूरे साल में अगर 14 आपने यूज़ करी तो ठीक, नहीं तो वो अगले उस साल ख़त्म, नेक्स्ट ईयर फिर 14 मिलेंगे, वो जुड़ती नहीं है आगे, ठीक है। कैजुअल लीव होती है, जैसे मान लीजिए आप बीमार पड़े तो आपने तुरंत अपना कह दिया भाई आकस्मिक अवकाश है कि मुझे छुट्टी चाहिए, मैं नहीं आ सकता, इसे कहते हैं कैजुअल। एक होती है अर्न लीव, उपार्जित, मतलब आप इसे अर्न करते हैं, साल की 31 मिलती हैं, ये जुड़ती रहती हैं पूरी सर्विस में। मान लीजिए इस साल 31 मिली, आपने नहीं ली तो नेक्स्ट ईयर वो जो 31 मिलेंगी फिर इनमें 31 जुड़ के 62 हो जाएंगी। तो ऐसा करके पूरी लाइफ चलती रहती है। और जब ये 300 हो जाती हैं तब जब आपका रिटायरमेंट होता है तो अगर आपके अकाउंट में 300 छुट्टी पड़ी है तो उसका 300 का पेमेंट हो जाता है जब रिटायरमेंट के टाइम की जो वो होती है सैलरी, उसके आधार पे। मेडिकल लीव पूरी सर्विस में सिर्फ 365 मिलती है, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आप अनेबल हैं ऑफिस जाने में, अपनी ड्यूटीज़ को जो है एग्जीक्यूट करने में, तब इस स्थिति में आपको 365 दिन का मेडिकल अवकाश मिल सकता है पूरी सर्विस में। इंक्रीमेंट सब लोगों के माइंड में होगा, सैलरी कब बढ़ेगी, तो सैलरी साल में एक बार बढ़ेगी। सबको पता है कि अब जो भी आपकी ज्वाइनिंग होगी वो जुलाई में ही जाकर होगी, जुलाई के फर्स्ट वीक में। तो जुलाई के फर्स्ट वीक के हिसाब से आपका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा वो अगले साल 1 जुलाई को लगेगा। और बेसिक पे का 3% लगता है, 29,700 का 3% लगा लीजिएगा, कितना बैठेगा, आई थिंक 30,600 रुपये बैठेगा अगला इंक्रीमेंट। पहला इंक्रीमेंट आपको 30,600 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 3 ACP मिलते हैं, मैंने पहले भी बताया, जिन्हें टाइम स्केल कहते हैं। पहला 9 साल की लगातार सर्विस पे, दूसरा 14 साल की लगातार सर्विस पे, तीसरा 19 साल की पे।
इस पर ग्रेड में बढ़ जाता है, अभी 3000 है, फिर 4200 हो जाएगा, फिर आई थिंक उसके बाद 4800, फिर 5400 के आसपास हो जाएगा। मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो 2 प्रकार की मेडिकल फैसिलिटी है, मतलब चिकित्सा की जो सुविधा मिलती है किस किस को मिलती है, जो क्रमिक है और जो उसके ऊपर आश्रित हैं, जैसे उसके मम्मी पापा, उसकी मिसेज और उनके बच्चे, ये सब लोग होते हैं। ठीक है, तो रिम्बर्समेंट फैसिलिटी है, मतलब आप इलाज कराइए पैनल के किसी भी हॉस्पिटल में, उनके बिल सबमिट करिए, सबमिट करने के बाद जो भी निर्धारित दर होगी कॉरपोरेशन के द्वारा उसका आपको पैसा दे दिया जाएगा। ठीक है, और कैशलेस फैसिलिटी उन रोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा गंभीर है, जैसे किडनी की प्रॉब्लम है, ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर है। ठीक है, तो इस तरह के अगर रोग हैं तो इनमें कैशलेस फैसिलिटी है। पैनल के हॉस्पिटल है, उस पर आप जाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करेंगे तो आपका पूरा कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, हार्ट सर्जरी वगैरह भी इसमें आते हैं और घुटनों का ट्रांसप्लांट वगैरह भी आता है, ये सब कैशलेस हो जाता है, बहुत इजी गोइंग होता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, लेकिन ये कुछ चुनिंदा रोगों के लिए है कैशलेस फैसिलिटी, और जितने भी महत्वपूर्ण हॉस्पिटल्स हैं किसी भी शहर के अंदर वो सब पैनल पे हैं यूपीपीसीएल की। वैसे कैशलेस फैसिलिटी सभी प्रकार के रोगों के लिए बात चल रही है, हो सकता है इस साल के लास्ट तक हर तरह के रोगों के लिए कैशलेस फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को हो चुकी है पर पावर कॉरपोरेशन की नहीं। एक अंतर और समझ लीजिएगा, यूपी पावर कॉरपोरेशन जो है वो स्टेट से अलग है, हमारा एक निगम है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा अंडरटेकिंग है ये। इसमें जो है, जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, मतलब जो अलग अलग मतलब यूपी गवर्नमेंट के जो अलग विभाग हैं उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा परिषद हो गया, राजस्व विभाग हो गया, तो इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको कोई भी सर्विस गवर्नमेंट के द्वारा लागू करेगी पहले मिलती है, हमको इनके कुछ दिनों बाद मिलती है। ठीक है, पर मिल जाती है। तो ये सब आपने देख लिया। अब कुछ लोगों का सवाल था कि ट्रांसफ़र का क्या है मुद्दा। देखिए, अगर आपकी पोस्टिंग आपके इच्छित ज़िले में नहीं होती जो आप चाहते हैं तो ट्रांसफ़र आप करा सकते हैं। ट्रांसफ़र का ऐसा कोई यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी नौकरी लगेगी तो 2 साल बाद ही होगा, 3 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा, ऐसा नहीं है। यह आपके अप्रोच और आपकी मतलब रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। तो इसमें आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है। होम डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स कैडर के लिए जो है वो एक तरह से कह सकते हैं मना नहीं है, आपको मिल सकता है। और ट्रांसफ़र आप ले सकते हैं जब आपको लगे कि आपकी ज़रूरत है और डिपार्टमेंट अगर इच्छुक है करने का तो कर देगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 3 साल, 5 साल, 10 साल वाला है। तो मुझे लगता है कि इसमें हमने बहुत सारे पॉइंट क्लियर कर दिए। वीडियो आपको समझ में भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। मैंने इन सारे पॉइंट्स को कवर करा है। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक एवं शेयर करिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।